हाँ दोस्तों, आज की कहानी है मेरी इकलौती बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अरे अरे, यह क्या हो गया मेरी बच्ची को? सुनिए, जल्दी यहाँ आइए। बुरी तरह घबराई मीता जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखें सुनकर कमरे में लेटा परम घबराकर अपनी बेटी के कमरे की ओर भागा, जहां से मीता की आवाजें आ रही थी। कमरे का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। निशा कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी थी और मीता उस पर झुकी उसे हिला हिला कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? यह बेहोश कैसे हो गई पता नहीं। सुबह कई बार बुलाने पर भी जब निशा बाहर नहीं आई तो मैंने यहाँ आकर देखा, यह फर्श पर पड़ी हुई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इसके मुंह पर पानी भी छिड़का, लेकिन इसे तो होश ही नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हम जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। परमा और मीता ने मिलकर उसे गाड़ी सीट पर लिटाया और तुरंत पास के नर्सिंग होम की तरफ भागे। नर्सिंग होम के प्रमुख डॉक्टर प्रशांत से परम की अच्छी पहचान थी। बिना ज्यादा औपचारिकताओं के डॉक्टर निशा को जांच के लिए अंदर ले गए। अगले आधे घंटे तक जब कोई बाहर नहीं आया तो मीता के सब्र का बाट टूटने लगा। वह परम से अंदर जाकर पता करने को कह ही रही थी कि डॉक्टर प्रशांत बाहर निकले और उन्हें अपने कमरे में आने का इशारा किया। क्या हुआ प्रशांत भैया? निशा को होश आया या नहीं? उसे हुआ क्या है? उनके पीछे कमरे में घुसते ही मीता एक ही सांस में बोलती चली गई। भाभी जी, आप दोनों यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। परम और मीता का दिल बैठा गया। जरूर कुछ सीरियस बात है, जल्दी बताओ प्रशांत, आखिर बात क्या है? डॉक्टर प्रशांत अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पल दोनों को एकटक देखते रहे। फिर बड़े नपे तुले स्वर में धीरे से बोले, मेरी बात सुनकर तुम लोगों को धक्का लगेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि रोने चिल्लाने या घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना होगा। दरअसल बात यह है कि निशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? परम और मीता दोनों एक साथ कुर्सी से ऐसे उछलकर खड़े हो गए जैसे करंट लगा हो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसे कैसे हो सकता है? आत्महत्या तो वे लोग करते हैं जिन्हें कोई बहुत बड़ा दुख या परेशानी हो। मेरी इकलौती बेटी इतने नाजों में पली, जिसकी हर फरमाइश मुंह खोलने से पहले पूरी हो जाती हो, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती हो, पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहती हो, जिसके ढेरों दोस्त हो, ऐसी लड़की भला क्यों आत्महत्या करने की सोचेगी? परम के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मीता तो सदमे के कारण कुर्सी का हत्था पकड़े बस डॉक्टर को एकटक घूरे जा रही थी। फिर अचानक जैसे उसे होश आया, लेकिन अब कैसी है वह? सुसाइड किया कैसे? कोई जख्म तो शरीर पर था नहीं। उसने नींद की गोलियां खाई है भाभी, 10 से 12 गोलियां ही खाई, तभी तो हम उसे बचा पाए। खतरे से तो अब वह बाहर है, लेकिन इस समय उसकी जो शारीरिक व मानसिक हालत है, उसमें उसे संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और समझदारी की ज़रूरत है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का सवाल है, परम तो पैसे या ऐशो आराम से ही सब कुछ नहीं होता। उसके ऊपर जरूर कोई बहुत बड़ा दबाव या परेशानी होगी, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। 15 से 16 साल की यह उम्र बहुत नाजुक होती है। बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चे अपनी जिंदगी और शरीर में हो रहे बदलाव की वजह से अनेक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब तक माँ बाप से हर बात शेयर करते आए बच्चे अचानक ही सब कुछ छिपाना भी सीख जाते हैं। इसलिए अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर
ही अंदर क्या चल रहा है। निशा के मामले में भी यही हुआ है। वह किसी वजह से ये इतनी परेशान थी कि उसे उसका और कोई हल नहीं सूझा। अब तुम दोनों को बड़े ही प्रेम और धीरज से पहले उसकी समस्या का पता लगाना है और फिर उसका निदान करना है। और हाँ, मैंने अपने स्टाफ को हिदायत दे दी है कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बेकार में पुलिस केस बन जाएगा। तुम लोग भी इस बात का ख्याल रखना कि यह बात किसी को पता ना चले, वरना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह जाओगे। बदनामी होगी वह अलग, बच्ची का समाज में जीना दूभर हो जाएगी। ठीक कह रहे हो तुम, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। परम अब तक थोड़ा संभल गया था। और हाँ, डॉक्टर प्रशांत आगे बोले, वैसे तो तुम दोनों पति पत्नी काफी समझदार और सुलझे हुए हो, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि अभी 5 से 7 मिनट में निशा होश में आने वाली है और जैसे ही उसे पता चलेगा वह जिंदा है, उसे एक धक्का लगेगा और वह काबू से बाहर होने लगेगी। उस समय तुम दोनों घबराना मत और ना ही उससे कुछ पूछना। धीरे धीरे जब उसकी मानसिक अवस्था इस लायक हो जाए, तब बड़े ही प्यार से उसे विश्वास में लेकर यह पता लगाना कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है भैया, हम सब समझ गए। क्या हम अभी उसके पास चल सकते हैं? चलिए। और तीनों निशा के कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसा डॉक्टर प्रशांत ने उन्हें बताया था वैसे ही हुआ। होश आने पर बुरी तरह मचलती और हाथ पांव पटकती निशा को संभालते हुए मीता का कलेजा मुंह को आ रहा था। 24 घंटे साथ रहते हुए भी वह जान ही ना पाई कि ऐसा कौन सा दुख था जो उसकी जान से प्यारी बेटी को ऐसे उससे दूर ले गया। चाहे जो भी हो, मैं जल्दी से जल्दी सारी बात का पता लगाकर ही रहूंगी। यही विचार उसके मन में बार बार उठता रहा, लेकिन उसका सोचना गलत साबित हुआ। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद दोनों पति पत्नी बुरी तरह डरी सहमी निशा से कुछ भी उगलवाने में कामयाब नहीं हुए। तब डॉक्टर प्रशांत ने उन्हें उसे काउंसलर के पास ले जाने का सुझाव दिया। वहां भी 6 सीटिंग तक तो कुछ नहीं हुआ। 7वें सीटिंग के बाद काउंसलर ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। काउंसलर के अनुसार 2 महीने पहले निशा की एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। चैटिंग द्वारा धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर प्रेम में तब्दील हो गई। फिर फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और चैटिंग व्हाट्सएप पर होने लगी। प्रेम का खुमार बढ़ने के साथ साथ फोटोग्राफ का आदान प्रदान शुरू हुआ। शुरू में तो यह साधारण फोटोज थे, लेकिन धीरे धीरे नए नवेले प्रेमी की बार बार की फरमाइशों पर निशा ने अपने कुछ न्यूड और सेमी न्यूड फोटोग्राफ भी उसे भेज दिए। अब प्रेमी की नई फरमाइश आई कि निशा उसे आकर किसी होटल में मिले। उसके साफ मना करने पर लड़के ने उसे धमकी दी कि अगर वह नहीं आई या उसने किसी को बताया तो वह उसके सारे फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर देगा। निशा ने उससे बहुत मिन्नतें की, अपने प्रेम का वास्ता दिया, लेकिन प्रेम वहाँ था ही कहाँ। लड़के ने उसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और इस भयंकर प्रेशर को नहीं झेल पाने के कारण ही 6ठे दिन आधी रात के वक्त अपना अंतिम अलविदा का मैसेज उसे भेजकर निशा ने सुसाइड करने की कोशिश की। परम यह सब सुनते ही बुरी तरह भड़क गया। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करके उसे पकड़वाता हूँ। प्लीज मिस्टर परम, ऐसे भड़कने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आप मुझे शांति रखने को कह रहे हैं। काउंसलर की बात बीच में ही काटकर परम गुर्राया।
अच्छा ठीक है, जाइए, वह शांत मुस्कुराहट के साथ बोले। लेकिन जाएंगे कहाँ? किसे पकड़वाएंगे? उस लड़के का नाम पता है आपके पास? उसके फेसबुक काउंटर के अलावा क्या जानकारी है आपको उसके बारे में? आपको क्या लगता है ऐसे लोग अपनी सही डिटेल्स देते हैं अपने अकाउंटर पर? कभी नहीं। नाम, उम्र, फोटो आदि सब कुछ फेक होता है। तो कैसे ढूंढेंगे उसे? या तो मैंने सोचा ही नहीं। परम हारे हुए जुआरी की तरह कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। तभी मीता को याद आया, फोन नंबर तो है ना निशा के पास। ऐसे लोग सिम भी गलत नाम से लेते हैं। और निशा का सुसाइड मैसेज मिलने के बाद तो वह उस सिम को कब का नाली में फेंक कर अपना नंबर बदल चुका होगा। ओह, तो अब हम क्या करें? निशा का नंबर तो उसके पास है ही। जैसे ही उसे पता चलेगा कि वह ठीक है, वह फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा और भी ना जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? आप दिल छोटा मत कीजिए। यह काम मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नंबर आपको देता हूँ, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे दुनिया में छोटे बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस होता है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया यानी साइबर वर्ल्ड में भी तरह तरह के अपराध और धोखाधड़ी होती है। उनसे निपटने के लिए कंप्यूटर के जानकार सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम करते हैं। क्या सचमुच यह सब संभव है? जी हाँ, हमारे पास साइबर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है जिनके लिए यह सब बहुत ही आसान है। हम लोग हर रोज करीब 15 से 20 ऐसे और बहुत से अलग अलग तरह के मामले हैंडल करते हैं। कुछ केस तो एक ही कोशिश में हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ में जहां अपराधी पढ़े लिखे और कंप्यूटर के जानकार होते हैं, वहां ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। तो क्या साइबर वर्ल्ड में इतनी धोखाधड़ी होती है? निशा ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, अजीत ने जवाब दिया। यह एक वर्चुअल दुनिया है। यहाँ जो दिखता है अक्सर वह सच नहीं होता। यहाँ आप एक ही समय में सेकंडों रूप बनाकर हजारों लोगों को एक साथ धोखा दे सकते हैं। फेसबुक पर लड़कियों के नाम से झूठे प्रोफाइल बनाकर दूसरी लड़कियों से मजे से दोस्ती करते हैं या उन्हें अश्लील मैसेज भेजते हैं। शादी विवाह वाली साइटों पर नकली प्रोफाइलों से शादी का झांसा देकर अमीर लड़के लड़कियों को फंसाया जाता है। सोशल साइटों पर अक्सर लोग अपनी विदेश यात्राओं, महंगी गाड़ियां आदि चीजों की फोटोग्राफ डालते रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि कुछ अपराधी तत्व उनके अकाउंट की इन सारी गतिविधियों पर नजर रखते होते हैं। जब जहां मौका लगता है, चोरियां करवा दी जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग बड़ी सुविधाजनक है, लेकिन अगर कोई हैकर आपका अकाउंट हैक कर ले तो आपका सारा बैंक बैलेंस तो गया। समझो, अगर ये सब इतना असुरक्षित है तो क्या ये सब छोड़ देना चाहिए? मीता ने पूछा। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है सिर्फ थोड़ी सावधानी की। दरअसल हमारे यहाँ जागरूकता का अभाव है। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन और लैपटॉप तो पकड़ा देते हैं, लेकिन उन्हें उनके खतरों से अवगत नहीं कराते। उन्हें हर महीने रिचार्ज तो करा देते हैं, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे ने क्या डाउनलोड किया या क्या क्या देखा। उम्र के लिहाजा से जो चीजें उनके लिए असल संसार में वर्जित है, वह सब इस वर्चुअल दुनिया में सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध है।
कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग पर इन चीज़ों का अच्छा असर तो पड़ने से रहा। सो वे तरह तरह की गलत आदतों में आपराधिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाते हैं। ये सब कुछ ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को अपने पर्सनल गैजेट्स ना दें। पीसी या लैपटॉप पर जब वह काम करे तो उनके आसपास रहकर उन पर नज़र रखें ताकि वह किसी गलत साइट पर ना जा सके। चाइल्ड लॉक सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा सकता है। फेसबुक या व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले बच्चे और बड़े भी यह ध्यान रखें, अनजान लोगों से ना दोस्ती करें ना चैट। अगर कोई आपको कंटेक्ट भेजता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दे और फेसबुक पर उसकी शिकायत कर दे। ऐसी शिकायतों पर फेसबुक तुरंत एक्शन लेता है। अपने ईमेल, फेसबुक, ट्विटर या बैंक अकाउंट के पासवर्ड अलग अलग रखें और समय समय पर उन्हें बदलते रहें। किसी और के फ़ोन या कंप्यूटर से कभी अपना कोई भी काउंटर खोले तो लॉक आउट करके ही उसे बंद करें। इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम साइबर क्राइम से अपने को बचा सकते हैं। इतना कहकर अजीत चुप हो गया। पर हम मीता और निशा मानो नींद से जगे। इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हम खुद भी ये सब ध्यान रखेंगे और अन्य लोगों को भी इस सब बारे में जागरूक करेंगे। परम दृढ़ता से बोला। अगले 2 दिन बड़ी भागदौड़ में बीते। अजीत और उनकी टीम को उस लड़के नितिन की पूरी जन्म कुंडली निकलवाने में सिर्फ 2 घंटे लगे। पुलिस की टीम के साथ उसके घर से उसे दबोचकर उसे जेल भेजकर वापस लौटते समय तीनों बहुत खुश थे। मॉम, डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अचानक निशा ने कहा। निशा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारे पापा तो जीते जी मर जाते। एकदम से मीता की रुलाई फूट पड़ी। कसम खाओ, आगे से कभी ऐसा कुछ करने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। नहीं, कभी नहीं। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दूंगी और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। कहती हुई निशा की आंखों में जिंदगी की चमक थी।